दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे अच्छे संस्कार हमारे अच्छे भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं। बुढ़ापे का सुख दुख भी कुछ हद तक अच्छी बहू पर निर्भर करता है। अच्छे संस्कारों वाली बहू घर की इज्जत का ध्यान रखती है, घर की बातें सार्वजनिक नहीं करती है, अपने संस्कार और मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीतने का प्रयास करती है। यदि किसी सदस्य की आदतें सही नहीं हैं, तो उनकी आदतों को प्यार भरे व्यवहार से सुधारने का प्रयास करती है। और इसकी शुरुआत होती है जब ये बहू बेटी होती है। और यही है हमारी आज की कहानी, बेटियों के संस्कार। कविता, ओ कविता, अरे कहाँ मर गई? रूपाली ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी ननद कविता को आवाज दी तो 18 वर्षीय कविता जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची एक काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? चिल्लाते हुए रूपाली बोली। लेकिन भाभी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे कपड़े धोने को कहा था और मैंने कपड़े मशीन में धुलने डाल दिए। रूपाली आग बबूला होते हुए बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियां तूने मशीन में धुलने डाल दी। अगर हाथ से धो देती तो हाथ घिस जाते क्या? लेकिन भाभी, मुझे क्या मालूम था कि वो साड़ियाँ मशीन से नहीं हाथ से धोनी है। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती। कविता ने कहा तो रूपाली ने एक जोरदार तमाचा कविता के गाल पर जड़ दिया। बदतमीज लड़की, एक तो मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझे जवाब देती है। लेकिन भाभी, इसमें मेरी कहाँ गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिए, कविता ने कहा। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, कविता का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी भाभी रूपाली बोली। आह भाभी, छोड़ो मुझे, कविता दर्द से कराहते हुए बोली। उसी समय किशन लाल जी वहां आए और अपनी बेटी का हाथ छुड़वाते हुए बोले, अरे ये क्या हो रहा है बहू? तभी रूपाली बोली, अरे एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से। तो क्या हुआ बहू? बिन माँ की बच्ची है वो, नादान है। तुम तो समझदार हो ना? नादान नहीं, कुछ ज्यादा ही होशियार है आपकी बिन माँ की बच्ची। जानबूझकर वो ऐसे काम करती है कि दोबारा उसे कोई काम करने को ही ना कहे। समझा दीजिए इसे, अगली बार अगर मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही रूपाली अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसका पति नितिन कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ रूपाली? पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है? आखिर बात क्या है? अरे, एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी, ऊपर से आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैंने पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है। क्यों, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती हो? उसकी परीक्षा नजदीक है, अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। अच्छा, अब मैं काम करूंगी तो इन लोगों का क्या अचार डालूंगी? रूपाली के इतना बोलते ही नितिन अपना आपा खो बैठा और एक दो थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिए। रूपाली गुस्से से दहाड़ती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हो। बेटा बहू को यूं लड़ते देख किशन लाल जी बोले, नहीं बेटा, यूं हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। छोटी मोटी बातें तो घर में चलती रहती हैं, लेकिन तुम लोग लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी गुस्से से भड़कते हुए रूपाली बोली, बस बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार रूपाली, जो मेरे पिताजी से इस तरह से बदतमीजी की तो क्या? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अभी मैं अपने माँ पापा को फोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए रूपाली पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बेटा, बहू को रोक ले, यूं बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझाकर मामला शांत करने को कहते हैं और यही कारण है कि उसकी हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है। इधर रूपाली ने गुस्से में आकर अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ भी उठाया। मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही उसकी माँ निर्मला देवी गुस्से में आ गईं और बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? तू चिंता मत कर बेटी, अब तो तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। तू अपना बैग तैयार रख, मैं अभी तुझे लेने के लिए तेरे पापा को भेजती हूँ।
अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? रूपाली के पिता लज्जा राम जी ने पूछा तो निर्मला जी बोली, आपकी बेटी का फोन था। आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके पति नितिन ने बिना मतलब हाथ उठा दिया मेरी बच्ची पर। क्या? मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए लज्जा राम जी गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गए। थोड़ी ही देर में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। रूपाली, ओ बेटी रूपाली, लज्जा राम जी ने पुकारा तो रूपाली बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर किशन लाल जी भी बाहर आ गए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बात करते हैं, किशन लाल जी ने कहा तो रूपाली के पिता लज्जा राम जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, बेचा नहीं था उसे जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसे जरा। आवाज सुनकर नितिन बाहर आया तो लज्जा राम जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है रूपाली के आगे पीछे कोई नहीं है? अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। नहीं पिताजी, आपने केवल एक तरफा बात सुनी है। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए नितिन के पिता किशन लाल जी बोले। तो नितिन ने कहा, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें अपनी बेटी को, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कहा आपके बेटे ने? यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में। लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा इसकी, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस जाओगे तुम लोग। इतना कहकर लज्जा राम जी अपनी बेटी रूपाली को लेकर निकल गए। उधर रूपाली के मायके में जब ये बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वो ये सुनकर हैरान रह गए। लेकिन माँ, पिताजी को उसे लेने जाने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी ना। क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? रूपाली के भाई रजनीश ने कहा तो निर्मला जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी, कमी उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि लज्जा राम जी रूपाली को लेकर घर के अंदर आए और रोते हुए रूपाली अपनी माँ के गले लग गई। लज्जा राम जी बोले, नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी, रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर निर्मला जी बोली, हे भगवान, मार मार कर मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। तभी रूपाली की भाभी प्रिया बोली, लेकिन पिताजी, मुझे ये तो बताइए कि रूपाली को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही निर्मला जी रोष भरी आवाज में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वो हम जानते हैं, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है, उसके लिए खाने का इंतजाम करो। उनकी बात सुनकर प्रिया चुप करके वहां से चली गई। तभी रूपाली बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज्यादा ही बोलती है। अरे तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं, हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अपने बेटे रजनीश को गहरी नजरों से देखते हुए लज्जा राम जी बोले। रजनीश बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। वो भले ही तुझे बोझ लगती हो, लेकिन मेरे लिए वो बोझ नहीं है। मैं अपनी बेटी को बड़े आराम से बिठाकर खिला सकता हूँ। लज्जा राम जी ने कहा तो उनका बेटा वहां से उठकर चला गया। देखा पिताजी, किस तरह से मुंह फुलाकर गया है मेरा अपना भाई। रूपाली ने कहा तो निर्मला जी बोली, तू वो सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो तेरी है नहीं और ननद है जो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का? अरे होश तो उनके मैं ठिकाने लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बिचौली से बात करता हूँ और उसके साथ मिलकर पुलिस में ऐसी शिकायत लिखवाऊंगा कि रोते गिड़गिड़ाते तेरे पैरों में आ गिरेंगे वो सब। और बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू कमरे में जा और एसी चलाकर आराम कर।
पिता के कहने पर रूपाली कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जब रूपाली अकेली बैठी थी तो उसकी भाभी प्रिया उसके पास आकर बैठ गई और उसे समझाने लगी। रूपाली, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर क्या तुमने अच्छा किया? अच्छा, यहाँ ना आती तो और क्या करती? वहाँ बैठी मार खाती रहती और नौकरानियों की तरह घर के काम करती रहती। अरे, इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। अरे भाभी, भैया तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए आज आप ये बात कह रही हैं। जिस दिन उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सहन किया है और जब पानी सर से ऊपर चला गया तभी ये कदम उठाया है। लेकिन रूपाली, यूं घर बैठकर कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों? मैं क्यों वापस जाने लगी वहाँ? जब वे लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं, तो मैं क्यों वहाँ जाकर अपनी जिंदगी खराब करूंगी? मैं उनसे तलाक लेकर अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करूंगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। रूपाली बोली तो उसकी भाभी ने कहा, अच्छा, तुम उन्हें गलत बताती हो, और अगर कल को दूसरी शादी करके वे लोग भी ऐसे ही निकले तो क्या तीसरी जगह शादी करोगी? अब रूपाली तमतमा कर बोली, सब लोग एक जैसे नहीं होते भाभी, और वैसे भी कहीं और मेरी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस जाना मंजूर नहीं करूंगी, भले ही मैं सारी उम्र यहीं बैठी रहूं। फिर प्रिया बोली, लेकिन रूपाली, तलाकशुदा जिंदगी जीना आसान नहीं होता। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और बेटी को ऐसी हालत में देखकर तो माँ बाप को भी चैन नहीं आता। अपनी भाभी की ये बात सुनकर रूपाली गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर से चली जाऊं? अपने पापा की बात मानकर मैं वो घर छोड़कर उनके साथ उनके घर में आई हूँ, और ये फैसला उन्होंने मेरे लिए सोच समझकर ही लिया है। अभी प्रिया कुछ कहने ही लगी थी कि रूपाली बोली, बस भाभी, मुझे सब मालूम है, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। उधर लज्जाराम जी ने एक फोन किया तो थोड़ी देर में उनका चचेरा भाई, जो बिचौलिया भी था, वो भी उनके घर पहुंच गया। अरे रामविलास, किस जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? क्या मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती थी जो उसका ऐसी जगह रिश्ता करवा दिया? और हमने भी तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया। ऐसी जगह रिश्ता करवाया मतलब? अच्छा भला घर है, घर वाले भी अच्छे हैं, किस बात की कमी है उस घर में? रामविलास ने कहा तो लज्जाराम जी बोले, अच्छा, वो लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे उस घर में कोई कमी ही नजर नहीं आती? तो क्या कमी हम लोगों में है? अरे भाई लज्जाराम, घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे तो यूं ही सुलझा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात नहीं है, हाथ उठाया है उसने मेरी बेटी पर। बिठाकर समझा भी सकते थे कि ये गलती है, आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं, वो तो सीधे मार पर ही उतर आए। अच्छा, उसने हाथ उठाया तो तुम लोगों ने क्या किया? करना क्या था, मैं जाकर ले आया अपनी बेटी को। अपनी दुखी बेटी को वहां कैसे छोड़ सकता था? बस यही तो तुम्हारी गलती है कि बेटी ने फोन किया नहीं और जाकर उसे ले आए। तुम्हारी बेटी को उसकी ननद या ससुर ने तो नहीं मारा था ना, उसके पति ने हाथ उठाया है, और वो भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी उसने। अगर 1-2 घंटे नहीं जाते तो मामला अपने आप ही शांत हो जाता, और फिर अगर लेने भी गए तो कम से कम बैठकर पूछना तो चाहिए था कि क्या बात हुई। शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देकर मामले को और ज्यादा उलझा दिया। रामविलास की ये बात सुनकर लज्जाराम जी सोच विचार में पड़ गए। फिर रामविलास जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक जो हो गया सो हो गया, अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनी बेटी को वापस भेजने को कह रहे हो? अगर उन्होंने वापस उसके साथ मारपीट की तो? देखो भाई लज्जाराम, ठंडे दिमाग से काम लो, जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। मैंने किशनलाल जी से बात की है, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है रामविलास, तुम्हारे कहने पर मैं रूपाली को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। रामविलास जी के बार बार कहने पर लज्जाराम जी अपनी बेटी को ससुराल वापस भेजने को तैयार हो गए, और अगले दिन उसे रामविलास जी के साथ उसके ससुराल भेज दिया।
अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? रामविलास जी को अपने घर में देखकर नितिन बोला। तो रामविलास जी ने कहा, बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय रूपाली घर के अंदर आई तो उसे देखते ही नितिन बोला, नहीं चाचा, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। जहाँ से लाए हैं वहीं वापस ले जाइए। उसी समय किशनलाल जी बाहर आए और बोले, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बहू वापस आ गई है तो तुम शांति से अपना घर बसाओ। नहीं पिताजी, आपको मालूम है ना कि रूपाली के पापा ने हमें क्या कहा था। अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कहता। अब सारी बातों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, किशनलाल जी ने कहा। तो नितिन बोला, ठीक है, लेकिन इसे कह दीजिए कि अगर यहाँ रहना है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके हाथ में खाने की थाली नहीं देगी। तो रामविलास जी बोले, अरे ये भी कोई बात हुई? उसका खुद का घर है तो काम क्यों नहीं करेगी? किशनलाल जी बोले, अरे ननद भाभी मिलकर काम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी, तुम अंदर आओ। किसी तरह किशनलाल जी ने बात संभाली और अपनी बेटी को आवाज देते हुए 2 कप चाय बनाने को कहा। अरे नहीं, अब मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा, कहते हुए रामविलास जी वहां से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर लज्जाराम जी अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। तभी उनके पास उनके साले का फोन आया और बोला, अरे जीजा जी, मुझे पता चला कि रूपाली बेटी आई है। हाँ भाई, आई तो थी, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल वापस भेजा है उसे। अरे, उन्होंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने उसे वापस भेज दिया? उन लोगों को तो जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अपने भाई के कहने पर मैं समझौता करने को तैयार हो गया। लेकिन जीजा जी, रूपाली बेटी भी मार खा खा कर कितने दिन वहां रहेगी? घर तो तब बसे ना जब दोनों तरफ से कोशिश हो। हाँ भाई, बात तो सही है, लज्जाराम जी बोले। तो उनके साले ने कहा, अब अगर वो लोग ठीक से रहते हैं तो ठीक, नहीं तो इस बार उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे। कोर्ट केस करवाकर उन्हें अगर नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी लड़की का मामा नहीं। ठीक है जीजा जी, अब मैं फोन रखता हूँ, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। आज रूपाली को अपने ससुराल आए 2 दिन बीत चुके थे। सुबह के समय किशनलाल जी ने रूपाली को आवाज देते हुए कहा, अरे रूपाली बेटा, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत में जल्दी जाना है। कविता बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उससे कह देता। अपने ससुर की इतनी बात सुनते ही रूपाली नींद से जागी और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर आई। हाँ तो क्या हुआ, रसोई घर को ताला तो नहीं लगा गई? खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लो, मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ, बस ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? 2 रोटियां ही तो बनानी है। 2 रोटियां हो या 4, मुझसे नहीं पकाई जाती, जिसे खानी हो खुद जाकर पका लो, चिल्लाते हुए रूपाली ने कहा। तो नितिन आवाज सुनकर बाहर आया। क्या हुआ पिताजी, आज फिर से कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी पकाने को कहा था। तो फिर क्या हुआ? नितिन ने पूछा। तो रूपाली चिल्लाई, फिर क्या, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं, जिसे खाना खाना है खुद जाकर पका ले। रूपाली के इतना कहते ही नितिन फिर भड़क गया और रूपाली की तरफ बढ़ा। ना बेटा, लड़ाई मत करो, यूं लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ रहे हो? किशनलाल जी ने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की तो रूपाली उल्टा उन्हीं पर भड़क पड़ी। अरे, घर तो मेरा तुम लोगों ने बिगाड़ रखा है, इस लड़ाई झगड़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी हो। अब तो तुम लोगों के मरने के बाद ही मेरा घर सुधरेगा, मन क्यों नहीं जाते तुम लोग? रूपाली की इतनी बात सुनते ही नितिन ने गुस्से में आकर उसे एक तमाचा जड़ ही दिया। फिर रूपाली गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी रूपाली नहीं। इतना कहते हुए रूपाली ने अपना बैग पैक किया और वापस अपने मायके चली गई। उधर उसके मायके में उसकी भाभी प्रिया सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने रूपाली को देखकर सभी हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी, कैसे आई? लज्जाराम जी ने पूछा तो रूपाली रोते हुए बोली, बस अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बात क्या हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या?
बस लड़ाई झगड़ा नहीं, उसने आज मुझे फिर मारा। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोती हूँ। अगर सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो गई तो उसमें भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह आवाज़ देनी शुरू कर दी कि नाश्ता बनाओ। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ? ये बात सुनकर उसकी भाभी प्रिया बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई? 2 रोटी ही तो पकानी थी, पका देती। तुम तो रहने ही तो बहू, अंदर जाकर खाना पकाओ। बेटी तू यहाँ बैठ, तेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो रामविलास के कहने पर तुझे वापस भेज दिया। निर्मला जी ने कहा तो रूपाली रोते हुए बोली, माँ मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? लज्जाराम जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले। तो रूपाली बोली, आपको क्या पता सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, ये सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए, लेकिन वो लोग तो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को हाथ लगाने की। बेटी है तू मेरी, किसी के घर की नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। निर्मला जी ने कहा तो रूपाली बोली, बस अब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो उन लोगों पर केस करके ही दम लूंगी। अब मैं किसी के भी कहने पर वहां नहीं जाने वाली। लोग तो हर बार यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उसके बाद खुद ही उसे वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो सारी उम्र वे मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। ना बेटी, तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी। लज्जाराम जी ने कहा तो रूपाली भड़क उठी, बस पापा, आप हमेशा यही कहते हो, लेकिन फिर से मुझे उस नरक में भेज देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बात कर रही है? इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा ही नहीं। लज्जाराम जी गुस्से में बोले तो निर्मला जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी धाराएं लगवाना कि वो जेल में ही सड़ते रहे। अकल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके जुल्म के कारण मेरी बच्ची बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर लज्जाराम जी रूपाली से पूछने लगे, बेटी तूने तो अपना मन बना लिया है ना? कहीं ये ना हो कि कोर्ट केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। नहीं पापा, मैं क्यों पीछे हटने लगी? मैं तो खुद उन लोगों से दुखी हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे तो उनसे छुटकारा चाहिए। बस तो ठीक है बेटी, मैं आज ही वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर लज्जाराम जी वहाँ से उठकर चले गए। तो रूपाली बोली, माँ बड़ी भूख लगी है, ये भाभी अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? प्रिया बहू, खाना नहीं बना क्या अभी तक? बना भी रही हो या रसोई में जाकर सो गई? अभी लाई माँ जी, कहते हुए प्रिया जल्दी से प्लेट में खाना परोस कर ले आई। लो बेटी, आराम से बैठकर खाना खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम करो, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। रात को सारा काम निपटाकर थकी हारी प्रिया अपने कमरे में आकर बैठी तो देखा उसका पति रजनीश अभी तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। प्रिया बोली, अरे थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान दिया करो। क्यों, क्या हो गया? रजनीश बोला, क्या हो गया? अरे आपकी बहन घर पर आकर बैठी है और आप उसे कुछ समझाते ही नहीं। तो रजनीश बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक तरफा बात सुन रहे हैं। कम से कम उन लोगों की बात भी तो सुनो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। देखो प्रिया, पिछली बार रूपाली घर आई थी तो हमने उसे समझा बुझा कर वापस भेजा था ना। अब वो लोग अगर बार बार उसे मारते ही रहेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? रजनीश ने कहा तो प्रिया उसे समझाते हुए बोली, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसके पति नितिन को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोबारा उसने रूपाली पर हाथ उठाया है तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अब मैं भी तो यहाँ अपने ससुराल में रह रही हूँ, आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई ना कोई बात जरूर है जो ये लड़ाई हो रही है। अरे प्रिया, लेकिन वो अपने घर आकर बैठी है। जब उसके आने से बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तरफदारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहीं बिठा दोगे। अरे अगर अपने मायके में रहकर 2 वक्त की रोटी खा भी लेगी तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? दिक्कत 2 रोटी की नहीं है। अब पिताजी कहते हैं कि मैं कोर्ट केस करूँगा। क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी?
तो होने दो कोर्ट केस। एक बार पता लगने दो उन लोगों को भी कि किसी की बेटी पर कैसे हाथ उठाया जाता है। अरे पता उन्हें नहीं, पता तो आप लोगों को लगेगा। कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी। ढेरों पैसे खर्च होंगे सो अलग। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि कम से कम एक बार उन लोगों की बात सुन लो। केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं है। अरे जब उन लोगों को इसकी जरूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं उनसे बात करने। उसे तलाक दिलवाकर हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अभी कौन सी उसकी उम्र निकल चुकी है। अच्छा बस यही काम करते रहेंगे। वहां से लाकर यहाँ बिठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरे घर में भेज दिया। क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच समझ कर फैसला लो। अरे मुझे सब पता है, उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारा काम बढ़ गया है, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। और वैसे भी सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। इतना कहकर रजनीश करवट बदल कर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्जी बनाकर जैसे ही घर के पीछे के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए गई तो वहीं रूपाली अपनी किसी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी भाभी उसके पीछे ही खड़ी है। बात करते हुए प्रिया बोली, नहीं यार, अब तो मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र क्या घर के काम ही करती रहूं। यहाँ आराम से अपनी मर्जी से सुबह उठती हूँ, हाथ में खाना मिलता है, जब जिस चीज की फरमाइश की वो चीज हाजिर हो जाती है, फिर मैं उस घर में क्यों जाऊंगी। ऐसा कहते हुए रूपाली हंसने लगी। उसकी कुटिल हंसी प्रिया के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर रूपाली बोली, अरे भाभी का क्या है, उसे तो आदत है दिन भर घर का काम करने की। उसकी क्या मजाल जो मेरे माँ पापा के आगे जुबान भी खोल सके। इतनी बात सुनकर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बीच में ही बोल पड़ी, अच्छा तो ये बात है, तुम वहां से सिर्फ इसलिए आई हो कि वहां काम करना पड़ता है और यहाँ रहते हुए तुम्हारी ऐश ही ऐश है। तो रूपाली बोली, देखो भाभी, ये घर मेरे माँ बाप का है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप कौन होती है मुझे कुछ कहने वाली। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम करना पड़ता है। जलन तो होगी ही, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपके पास, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। रूपाली की इतनी बात सुनते ही प्रिया बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बिठाकर। अब तुम्हें खुद ही अपनी रोटी पकानी पड़ेगी और फिर खाने को मिलेगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूं। तो रूपाली बेशर्मी से बोली, ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाओगी तो माँ बना देंगी। तो प्रिया बोली, अरे कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में माँ बाप से काम करवाओगी। जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ और पापा कितने परेशान हैं और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ बैठी हो। फिर रूपाली ने कहा, अच्छा भाभी, मैं अपना घर उजाड़ कर बैठी हूँ तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो। जाओ काम करो अपना। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ, तुम्हारी तरह हर 2 दिन बाद अपना बैग उठाकर अपने मायके नहीं चली जाती। अभी ये बात हो ही रही थी कि रजनीश वहां आया और बोला, अरे क्या हुआ प्रिया, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, क्यों मेरी बहन को दुखी कर रही हो। अच्छा मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ या इसने हम सबको परेशान कर रखा है। प्रिया चिल्लाई तो रूपाली बोली, इसे तो मेरे यहाँ रहने से परेशानी है। अच्छा तो क्यों ना हो परेशानी, क्या मैं नौकर हूँ जो सारा दिन इस घर का काम करती रहूं। अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का सारा काम करवाएगी। इतना सुनते ही रजनीश ने अपनी पत्नी प्रिया को एक तमाचा लगा दिया। ये देखकर रूपाली बोली, अरे भाई, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली, कम से कम 2-4 तो ऐसे लगने ही चाहिए। तो रजनीश अपनी पत्नी प्रिया से बोला, अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का व्यवहार देखकर प्रिया हैरान खड़ी रह गई, लेकिन अब उसने भी तय कर लिया था कि अब वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से नहीं रह सकती। वो अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी।
जैसे ही अपना बैग लेकर वो बाहर निकलने लगी तो उसे जाते देख लज्जा राम जी और निर्मला जी हैरान रह गए। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर यूं मुंह उठाकर मायके नहीं चले जाया करते। निर्मला जी की बात सुनकर प्रिया बोली, अच्छा, आज आपको ये छोटी सी बात लग रही है, और जब बात अपनी बेटी पर आती है तब आपके ये विचार कहाँ चले जाते हैं? तो लज्जा राम जी बोले, लेकिन बेटी, बात क्या हुई ये तो बताओ। देखिए पापा जी, ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अब इस घर में मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बेटी से दिक्कत है? लज्जा राम जी ने कहा तो प्रिया बोली, अरे मुझे आपकी बेटी से परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप में ही एक परेशानी है। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाया करते हैं, उसका घर बसाने की सोचते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, और उसके घर के साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात की? लेकिन आज बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। बहू की बात सुनकर लज्जा राम जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी परेशानी है तो जाओ अपने घर, हम अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकते हैं। इतनी बात सुनकर प्रिया वहां से निकल गई। प्रिया के जाने के बाद निर्मला जी बोली, अरे ये आपने क्या किया? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का घर भी खराब हो रहा है। तो लज्जा राम जी ने कहा, होता है तो हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। एक सप्ताह बीत चुका था। निर्मला जी, जिन्हें पहले से ही अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन घर का काम करने से उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिस कारण एक दिन उन्होंने अपनी बेटी रूपाली को खाना बनाने और कपड़े धोने को कह दिया। अब तो घर का काम करते करते रूपाली की आंखें बाहर आने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी तो निर्मला जी बोली, बेटी रूपाली, तेरे पापा को गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। इतना सुनते ही रूपाली गुस्से में बोली, माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती है ना। लेकिन बेटी, एक हफ्ता हो गया तेरी भाभी को यहाँ से गए हुए, अब तक तो मैं ही काम कर रही थी। 2 दिन तुझे काम करना पड़ा तो तू मुझे बातें सुनाने लगी। बातें ना सुनाऊं तो और क्या करूं, थक गई हूं मैं इस घर का काम करते करते। रूपाली ने कहा तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। तो रूपाली गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप ही तो आराम ही कर रही हैं, आपसे जरा सी खिचड़ी भी नहीं बनाई जाती। बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही बना लेती, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे खिचड़ी बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, थोड़ा सा चल फिर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तभी लज्जा राम जी बाहर आए और बोले, अरे रूपाली बेटी, मेरे लिए 1 गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है, और हाँ, ये मेरा कुर्ता पजामा भी इस्त्री कर देना, मुझे जरा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए लज्जा राम जी ने अपने कपड़े रूपाली को दिए, लेकिन काम करने की बात सुनते ही रूपाली गुस्से से फूट पड़ी। जिसे देखो दिन भर रूपाली रूपाली के नाम की रट लगाए रहता है, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते मुझे। सुबह से पूरे घर का काम कर करके थक गई हूँ मैं। अरे बेटी, ये तू कैसी बात कर रही है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुझे कह दिया काम करने को। पिता की इतनी बात पर रूपाली ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। और फिर अपने पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंकते हुए बोली, पकड़ो इसे, मुझसे नहीं होते स्त्री विस्त्री, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में सोने चली गई। अपनी बेटी का ये व्यवहार देखकर लज्जा राम जी और निर्मला जी हक्के पक्के खड़े रह गए। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। इतना प्यार दिया था हमने बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद ये हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। तो निर्मला जी ने कहा, इसके कारण हमारी बहू भी नाराज होकर अपने मायके चली गई है। उसके माँ बाप को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता वो वापस आ जाए। तो लज्जा राम जी बोले, समझ नहीं आता क्या करूं, इधर ये परेशानी है तो दूसरी ओर कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहे हैं कि अब तो जेब भी खाली होने लगी है। कितने ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ,
सबने यही कहा है कि अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दो। न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी से हम लोग रह रहे थे। जब से रूपाली लड़ झगड़ कर यहाँ आई है तब से हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई गलती कर दी। जिस तरह से ये कैंची की तरह जुबान चलाती है, मुझे तो यही लग रहा है कि सारा कसूर इसका ही निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर लज्जाराम जी अपने बेटे रजनीश को साथ लेकर सरपंच के पास गए और सारी बात बताते हुए बोले, मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा, लेकिन अब वकील मुंह खोलकर पैसे मांग रहे हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊं? सरपंच जी बोले, अरे भाई, ये केस वेस सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। अरे सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लोग उसे फिर से मारना शुरू कर देंगे। सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो स्पष्ट तौर पर तुम्हारी गलती नजर आ रही है। अरे हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देख कोई माँ बाप कैसे सहन कर सकते हैं? तो रजनीश बोला, जरा सी लड़ाई हुई नहीं थी कि पिताजी ने रूपाली को लाकर घर बिठा दिया। किसी की सुनते ही कहाँ है पिताजी? सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा रजनीश, अगर तेरे पिता किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया। ये बात सुनकर रजनीश की नजरें नीचे झुक गईं। तो सरपंच जी बोले, और भाई लज्जाराम, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी में फूट पड़वा दी उसने। तो अपने ससुराल वालों का वो क्या हाल करती होगी? और वैसे भी मैं किशन लाल और उसके बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। लेकिन सरपंच जी, अब आप हमें ये सलाह दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सरपंच जी बोले, मेरी तो यही सलाह है कि सबसे पहले अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसकी है, और उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर जाओ। ये सुनकर लज्जाराम जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगा? अरे भाई लज्जाराम, नजरें तो मिलानी पड़ेंगी और उनसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी तुम्हारी है और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जाकर अपनी बहू से भी माफी मांगो और उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर आओ। सरपंच से बात करके लज्जाराम जी जैसे ही अपने घर वापस आए तो निर्मला जी पूछने लगी, क्या हुआ? क्या कहा सरपंच जी ने? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। ऐसा कहते हुए लज्जाराम जी रूपाली के कमरे में गए और उसे खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। तभी निर्मला जी कमरे में आई और बोली, ये क्या किया आपने? अपनी बेटी पर ही हाथ उठा दिया। तो लज्जाराम जी बोले, तुम पूछ रही थी ना सरपंच ने क्या कहा? सरपंच ने भी यही कहा है कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से 2 घर उजड़ रहे हैं। और रूपाली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊंगा, और उसके बाद अगर तुमने वहां ज्यादा चू चपड़ की या किसी से बदतमीजी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, घर का एक एक काम तुम खुद करोगी। अगर मुझे वहां से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊंगा, जिसे तेरे कारण इतने दुख सहने पड़े। और हाँ, लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।